तो भाई साहब कान गए कि भुवन मोहिनी के टाइम में दौड़ कर आए थे। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। इसमें बढ़िया वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो खाली इतना से बोल रहा हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। माननीय एसपी साहब यहाँ विराजित हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जिस तरह गणेश उत्सव में गजानन जी को पूजा जाता है, जब गणेश जी के 10 दिन चलते हैं, नवरात्रि में 9 दिन माता जी को पूजा जाता है, जब सावन चलता है तो भगवान शिव को पूरे 1 महीने पूजा जाता है, रमजान चलते हैं तो 1 महीने पूरे अल्लाह मियां को याद किया जाता है। अभी हमारे इधर की आचार संहिता चल रही है, तो हम तो पुलिस प्रशासन को प्रणाम करना चाहते हैं और आपको भी पूछना चाहिए कि आज इन्होंने जो यहाँ कार्यक्रम करने की प्रशासन ने जो हमें यहाँ इजाजत दी है, एक बार जोरदार ताली हमारे एसपी साहब के लिए। एसपी साहब जिस तरह कह रहे थे कि कभी किसी को छोड़ते नहीं है, पुलिस वालों को भी छोड़ते, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे को जाना भी है यहाँ से। हम क्यों जबरदस्ती की रिस्क ले? वैसे हमारे इधर आचार संहिता चल रही है, हम क्या उधर कम नहीं पड़ रहा है, हमारे इधर चुनाव चल रहा है। मैं तो एकमात्र ऐसा कवि हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो पुलिस वालों के पक्ष में कविता पढ़ता हूँ, और इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि जब दिल्ली के बाटला एनकाउंटर में एक पुलिस वाला शहीद हो जाता है और हमारे मध्य प्रदेश से भगाया हुआ एक नेता जब उस एनकाउंटर को फर्जी करार देता है, तब इस मुन्ना बेटी की कलम को पुलिस वालों के पक्ष में कविता पाठ करना पड़ती है। कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समा। हमारे इधर क्या भी आचार संहिता चल रही है, चुनाव का माहौल है, और चुनाव में भी क्या है, वो दोनों पार्टियों की तरफ से इतना पद बढ़ रहा है कि जिसकी कोई कमानी नहीं कह सकता हकीकत। वो एक पार्टी के 2 कार्यकर्ता रोड पे लड़ रहे हैं, बोले साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया, तो दूसरा बोला कि साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया, तो दोनों ही रोड पे लड़ रहे। तो मैं वहां पहुंच गया, मैंने क्या हुआ? बोले यार वो साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया। मैंने तुम दोनों भूल लो मत, ऊपर फोन लगा के पूछ लो, जिसको भी बनाया होगा बता देगा ऊपर से। वो ऊपर उन्होंने फोन लगाया, 2 मिनट बाद दोनों ही गले मिलने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हम दोनों ही को बनाया। ताली गलत जगह बजा रहा, ताली तो अब बजाना। मैंने कहा यार एक ही पोस्ट दोनों आदमी को कैसे दे दी? बोले कि साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को भी बनाया, इसको भी बनाया। मैंने कहा दोनों ही को कैसे दे दिया? बोले नहीं अगले टायर का है और मैं पिछले टायर का हूं। तालियां आ नहीं रही अभी ढंग से, जहां मैं पूरी मेहनत कर रहे हैं खड़े रहकर। लगेगा थोड़ा टाइम और लगेगा इनको सेट होने में, मामला है धीरे धीरे गर्म होंगे। ऐसा ही है, इधर महाराष्ट्र का मामला है, इसके साथ बैठे हैं, थोड़ा ये भी अभी खुले नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चुनाव का मामला, और हमारे इधर तो योजना आई थी अभी काम के बदले अनाज, हमारे मध्य प्रदेश में आई थी योजना। वो कार्यालय से फोन आया मेरे को, बोले कि वो योजना आई है काम के बदले अनाज, पब्लिक को समझाना है, तो मंत्री जी ऊपर से आ रहा है, इतने थोड़ी देर आप आपका मनोरंजन कर देना, गांव की पब्लिक है, 1 घंटा आप थोड़ा समझा देना, उसके बाद मंत्री जी आएंगे, योजना समझाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी वहां चला गया, लोगों का मनोरंजन किया। सुदीप भाई को भी बुला लिया, 1 घंटा इन्होंने लोगों का मनोरंजन किया, 1 घंटा मैंने मनोरंजन किया। उसके बाद ऊपर से मंत्री जी आए, योजना समझेगी और चले गए। हमने भी कार्यालय से बोला कि हमारा पेमेंट तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को, वो 1.5 किलो गेहूं भाई साहब को। मैंने कहा ये क्या? बोले योजना यही थी काम के बदले अनाज। तो ऐसा मामला है। अभी मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। भी 4-5 मिनट और ऐसे करता रहूंगा जब तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता। वैसे भी मैं ज्यादा माथाफोड़ी करता नहीं हूँ। देश के बड़े आदरणीय सत्यनारायण जी सत्तर इस मंच पर विराजित है। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि फोकट की बात कर रहे हैं। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही होता है, जो भी आता है पहले नंबर पे वो यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का 1 घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता है, वो भी यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 1 घंटा काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 4 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए
क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथापूरी बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मेरी खामोश जो पीछे से लोग जो और आ रहे हैं, मेरा निवेदन है उनसे फटाफट बिठा लीजिए। मेरे को बुलाते ही है, जो गेट पर खड़े हैं आप धराओं की स्टाइल में, आप भी अगर चाहें तो आकर बैठ जाइए। पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे जा रहे हैं जैसे मैं भेज रहा हूँ आपको, आप भी यहाँ आकर बैठ जाइए। शुरुआत में ये सब करना पड़ेगा मामला पूरा सेट करने के लिए। ये जो बच्चे खेल रहे हैं, जो बच्ची पीछे खेल रही है, शायद ये एक ही होगी अपने घर में, क्योंकि इतना डिस्टर्ब नहीं करती तो एक और हो सकती थी। बढ़िया, इस टाइम पे अगर इतना डिस्टर्ब करे तो हो जाता है ऐसा। बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे जैसे और मेहमान जो आ रहे हैं, मैं इन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ, वो भी फटाफट यहाँ आकर जगह पे बैठ जाए। जिस कलर का गद्दा अपने को पसंद है उस पर जाकर आप बैठे, फटाफट बैठ जाइए। ये बीच में जो कैमरे वाले अगर चाहो तो आप भी कैमरा खड़ा करके ना आप भी बैठ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी ने ही नहीं कहा कि आप बीच में हमारे उस पर खड़े रहो, आराम से एक दो फोटो खींचकर आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आराम से बैठ जाओ आप भी कभी सम्मेलन में आराम से। ताली भी बजाना, किसी ने कहा ही नहीं है कि फोटोग्राफर ताली नहीं बजाता है, आप भी बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब आप कोई कुछ नहीं कहेंगे, आराम से आप ताली बजाओ। बढ़िया, कि मेरी मैं एक दो मिनट और ऐसा करता रहूँ, उसके बाद फिर शुरू होऊंगा, ताकि क्या पूरा मामला सेट हो जाए। भाभी जी जो लेट आई है, मैं इन्हें भी प्रणाम करना चाहता हूँ। आराम से आप बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीछे दो भाभियां और आई है तो उन्हें भी प्रणाम करना चाहता हूँ। आप भी फटाफट बैठ जाइए, आपके हस्बैंड को इधर बिठा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। 1,96,8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वी लोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं पुनः बैठ के अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि मेरे पास है, और इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। मेरे पास थी तो मैंने आपको दी के नहीं दी। मैं हकीकत कह रहा हूं, इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के पास जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। नेताओं के पास काले धन की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास चोरों की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। और एक लाइन पर इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना पीछे तक के लोग कि बैंक वालों को भागने वालों की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं। और अभी भी जिसने ताली नहीं बजाई वो अगली लाइन में बता देना कि भक्तों को फर्जी बाबाओं की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं। पर ये सब जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपको दी कि नहीं दी। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, इस देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस ने हमसे 70 साल तक एक महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा। एक टिप्पणी पर इस कवि सम्मेलन की मस्ती देखना चाहता हूं। इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने हमसे 70 साल तक एक महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा। 70 साल तक 1947 में देश आजाद हुआ था और 2017 में जाके एक महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। 70 साल तक हमसे महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा गया है इस देश में। तो अगर कोई बीजेपी के लोग यहाँ बैठे हो तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लोग आपको 70 साल में कचरे का राज देकर नहीं गए उनसे आप काले धन का राज क्या बिगड़ा ले लोगे। हकीकत की समस्या क्या है इस देश में। लेकिन मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को पहले नंबर पर खड़ा किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो आप किस क्षेत्र की मूली हो। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मैं एक सरकारी कविता से शुरू होना चाहता हूं, उसके बाद सारी असरकारी कविता पढ़ूंगा कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा। ये जो पीछे से जो लोग आ रहे हैं फटाफट उनको बिठा लीजिए और आपकी जरा तालियां व्यवस्थित जिनको और देखना चाहता हूं कि ठान लो। पीछे तक के लोगों को अगर मेरी आवाज जा रही तो जरा शुरू हो जाना इस कवि सम्मेलन में कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा। ठान इधर ही कवि सम्मेलन चल रहा। बुआ जी आप बैठ जाइए, बिठा लीजिए, आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रहा है।
ऐसा ही चलेगा कि मेजर शुरुआत में ऐसा करना पड़ता, पूरा जम जाता है कवि सम्मेलन, उसके बाद फिर हमें दादा तक पहुंचना है। बढ़िया कि ठान लो, तो ये कृष्ण कन्हैया का जरा भूल जाना, जरा कवि सम्मेलन को घूमने की कोशिश करना कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा, ठान लो तो ये माता यशोदा का घर आंगन बन जाएगा। अरे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, एक बार जनता भी साथ दे तो स्वच्छता में भारत नंबर 1 बन जाएगा। और ये स्वच्छ भारत अभियान का एक हकीकत करें, जो अभियान चला स्वच्छ भारत, ये अभी नहीं चले, नोटबंदी जो हुई थी ये भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा थे, लोगों को अब जाके मालूम पड़ा। सही कह रहा हूं, जब नोट बंद हुए थे मैं मुंबई में था एक कवि सम्मेलन में, और दूसरे दिन एटीएम के बाहर मेरे को अमिताभ बच्चन जी मिल गए, बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास? मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500, क्योंकि मेरे भी इतने ही निकल रहे। फिर किस बात की माथाफोड़ी कर रहे थे? हिंदुस्तान में सबका लेवल बराबर हो गया तो अपने को फोकट की बात करनी नहीं चाहिए। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने ज्यादा किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजा रहे, 250 भी उनके नहीं थे, गवर्नमेंट ने पहुंचाया थे टंकी की सब्सिडी के। मतलब अपने हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत कह रहा हूं। लेकिन मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य है, लेकिन आप जैसे बड़े लोग बैठकर मुझे यहाँ सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है, जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, और ये जरूरी नहीं है उसे सौभाग्य में बदल दे। मैं शुरू होना चाहता हूँ, आपकी मस्ती देखना चाहता हूँ कि किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, पर ये जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। तो पाकिस्तान से शुरू होता हूँ और हिंदुस्तान आता हूँ, आपकी मस्ती देखना चाहता हूँ कि किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, और ये जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। वो शरीफ बना बदमाश तो कुर्सी को छोड़ सटकना पड़ा, राहुल से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा, लालू फंसे भंवर में तो नीतीश को हाथ झटकना पड़ा, और शशिकला को मिली सत्ता तो पहले ही जेल भटकना पड़ा। ये भाग्य की बात है कि जिसने पूरी उम्र गुजार दी उस राम मंदिर के नाम पे। राम जी तो खुद राष्ट्रपति बन गए ना, अडवाणी जी को करेले का जुल्म भटकना पड़ा। आदमी का भाग्य जरूरी कि सौभाग्य बदला। इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा भी है अपना भाग्य बदलने की कोशिश कर रहा है, और उसका भाग्य बदल ही नहीं रहा। कभी वो सोमनाथ जाता है, कभी वो महाकाल जाता है, और वो कभी जनेऊ पहन लेता है, और उसका दाव लग नहीं रहा हिंदुस्तान में। वो जब चाहे जब उल्टा सीधा बोल देता। अभी वो थोड़े दिन पहले तो राहुल गांधी जी ने घोषणा कर दी, यहाँ तो नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो आचार संहिता चली नहीं, हमारे उधर तो नाम भी नहीं ले सकते, हमें पप्पू कहना पड़ता है। और उसमें भी उनका आपत्ति बोला पप्पू नहीं, क्योंकि खुद ने मान दिया कि मैं पप्पू हूँ। तो सही है भैया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आचार संहिता वो राहुल गांधी जी ने भी घोषणा कर दी थोड़े दिन पहले, मजे लेना पीछे तक चलो, मैं बढ़िया बात बताता हूँ। और राहुल गांधी जी ने घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। तो पूरे विपक्ष वाले उनके पीछे पड़े, बोले कैसे कह दिया आपने पांडव अपने आप को, कैसे कह दिया अपने आप को पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, बोले कौन थे रे पांडव? बोले तुमने तुलवा तो किया मेरे से, मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ रही कौन था ये पांडव। बोले सर ये पांडव जो था ये महाभारत का एक पात्र था। बोले नहीं, मुझे दिखाओ कौन था ये पांडव। तो वो कांग्रेस कार्यालय में टीवी लगाई गई और वो महाभारत का एक दृश्य चलाया गया। तो संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर से पांडव को, इधर पांडव को लटका कर बैठे हुए, इधर कौरव द्रौपदी की साड़ी खींच रहे, ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ऐसे साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल गांधी जी को गुस्सा आ गया। बोले क्या दिखा रहा हो मेरे को, एक औरत की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? बोले सर यही पांडव है। तो बोले कि तो फिर इधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोल देते। बोले सर उधर के लोग कौरव है, उनका आदमी खींच रहा है, तो तालियां ताव बजा ना ढंग से। वो बोले कि जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देते। बोले सर उनके 16,000 है और अपने एक के भी फोड़ा पड़ रहा है। अभी जवानी की बत्ती बुढ़ापे में बरस गई, मीडिया की गोली राजनीति के गले लिपट गई। अरे किस्मत के फोड़े देखो, राहुल जी कुमार अलग और दूसरी राधा से छोड़ी पड़ गई। ये होता है भाग्य, भाग्य होता है, भाग्य के साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या होता है भाग्य कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निकाला है। जरा शुरू कर देना, कभी सम्मेलन में शुरू होना चाहता हूं कि भाग्य क्या होता है कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निकाला है। कहीं भरा है अटा समझने जो भाग्य होता है ना, ये सोमनाथ ये महाकाल जाने से नहीं बदलता, भगवान का आशीर्वाद देने से बदलता है। कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग मेरे सामने बैठे हैं, शुरू होना चाहता हूँ, मजे लेना। कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। अभी तो सोमनाथ गए, कभी वो किस मंदिर में जाते हैं, कभी जनेऊ चलाते जब चुनाव आ जाते हैं।
चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, फिर एक बार मुझे बता देना कि आप बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा मंच की वो इतना भोग रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल दिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल दिया। कल मजाक भोग रहे थे, आज मंदिर भोग रहे हैं। कल मजाक भोग रहे थे, आज मंदिर भोग रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, भाग्य क्या होता है कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है। कहीं बड़ा है अथा समंदर, कहीं पर सूखा प्याला है। भाग्य प्रबल हो बंदे का तो बिगड़ी भी बन जाती है, हारी हुई हो बाजी लेकिन जीत उसे मिल जाती है। जहां नहीं है खून का कतरा, चाय वहां जम जाती है। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी हारे हैं सरकार वहां बन जाती है। ये मोदी जी का जलवा है, जहां जहां भी हारे हैं सरकार वहां बन जाती है। लेकिन साहब, गोंदिया लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के बीच में खड़ा हूं, एक बात कहना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का भाग्य बदला, उसे 10 साल तक इस देश में उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, लेकिन पद से उतरने के बाद मियां हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। माफ करना साहब, अगर वो पद से उतरने के बाद कहते कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुझे 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, तो मुझे खुशी होती। या वो ये कह देते कि मैं इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुझे 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, तो मुझे खुशी होती। लेकिन उन्होंने पद से उतर के कह दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। माफ करना, पूरे हिंदुस्तान में अकेले घूम रहे, इनको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता। उनके साथ 10-10 गनमैन चल रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में डर लग रहा है। मैं 2 लाइनें आपकी तरफ से मियां हामिद अंसारी साहब को देना चाहता हूँ। या तो एक भी ताली नहीं बजे, मुन्ना बेटे को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो आपकी ताली थप्पड़ के रूप में दोनों हाथ हवा में लहरा कर देखकर बताता हूँ कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, बहनों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते तो मियां तो उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पर कंसर बना रहे होते। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा है। वो दिल्ली में बैठा हुआ है फर्जीवाल, उसको देश की सेना से सबूत चाहिए। सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जा, जब तेरे को मिल जाएगा या उनको मिल जाएगा, दो ही में से एक का होता है। सही कह रहा हूं, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। एक बार फिर तेरा आपका समर्थन देखना चाहता हूं कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तो तेरे बाप की औलाद है। बता इस बात का कैसा झूठ है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पड़ो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी पड़ो बोल रहा है। और ऐसा ऐसा अपने इधर ही नहीं है पप्पू, अभी 2-4 पाकिस्तान में भी पैदा हुआ है। वो इमरान खान अभी प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, और उसने बनते ही कि मैं एक बात बोली, बोले मैं पाकिस्तान की ऐसी अर्थव्यवस्था सुधारूंगा कि भारत भी हमसे कर्ज मांगेगा। तो उधर से विजय माल्या ने फोन लगा दिया, बोले सर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्या? बोले तेरे को अगर लोन देने का ज्यादा सोच चल रहे तो आपको बिठा रखे हमने। तो अच्छा ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? पूरे हिंदुस्तान में मेहनत पूरी कर रहे हो, ताजा के बराबर वाली आई नहीं है। सही कह रहा हूँ, हकीकत में मेहनत पूरी कर रहे हो। अच्छा ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में? क्योंकि उनको बड़ा बनना है, अपने एक रिवाज चल रहा है। हम पूरी रात सीधा बोलते हैं, हमें कोई टीवी में नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही किसी आदमी ने देश के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया, उसको दूसरे दिन टीवी पे दिखा दिया जाता है, इसने ये बोला, इसने बोला। और ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें बड़ा बनना है। और हमें बचपन से ब्रह्म वाक्य बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही बात बताई गई अपने बचपन से कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले किसी न किसी को बचाना पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में लोग भिड़ गए एक दूसरे को बचाने के लिए। पत्थरबाज आतंकवादियों को बचाने में लग गए, महबूबा सरकार बचाने में लग गई, सरकार नीतीश कुमार को बचाने लग गए, नीतीश कुमार बिहार को बचाने लग गए, बिहारी लालू प्रसाद को बचाने में लग गए, लालू प्रसाद बेटा को बचाने में लग गया, बेटा नेताजी को बचाने में लग गए, नेताजी साइकिल बचाने में लग गए, साइकिल कांग्रेस को बचाने में लग गई, कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने में लग गई, राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लग गए, रॉबर्ट वाड्रा प्रॉपर्टी बचाने में लग गए, प्रॉपर्टी वाले टैक्स बचाने में लग गए, टैक्स वाले नोट बचाने में लग गए, नोट वाले सब्सिडी बचाने में लग गए, सब्सिडी वाले मोदी जी को बचाने में लग गए, मोदी जी प्रदेश बचाने में लग गए, प्रदेश वाले मुख्यमंत्री को बचाने में लग गए, मुख्यमंत्री बेटी बचाने में लग गए, और बेटियां बेचारी छोटियां बचाने में लग गई। लेकिन देश में सब एक दूसरे के पीछे लगे। लेकिन साहब तालियां तो आपकी अब देखना चाहता हूं कि इस देश में मात्र एक सैनिक ही है जो अपनी जान देकर इस देश को बचाने में लगा हुआ है। वरना हम तो वो लोग हैं चाइना का विरोध भी चाइना की मोबाइल से करते हैं। सही कह रहा हूं, पिछले
दादा तक भी पूछना है, पीछे देखता हूँ मुझे याद आ जाती है कि हमें दादा तक को पीछे कोई चली थी दादा कि चाइना का माल मत खरीदो, उसके यही चली थी ना, व्हाट्सएप मोबाइल पे चली थी, बाहर तो कोई आई नहीं भाई, फुर्सत तो अपनी मिलती नहीं है, ऐसी स्कीम सब व्हाट्सएप पे चलती है कि चाइना का माल मत खरीदो, बहनों के इसके मोबाइल पे भी यही होगी कि चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी, चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मैं कभी हूं पूरे हिंदुस्तान में जिसने उल्टा बोला कि खरीदो, और इतना खरीदो कि वहां कुछ भी नहीं बचे, और जब पेमेंट देने की बारी आए अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती सामने वाले की, मतलब उससे ढेर सारा माल मंगा लो और पेमेंट मत दो, तो सामने वाले की तो अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी क्या नहीं बिगड़ेगी। मतलब अपने यहाँ शादी ब्याह होती है, कितने लोग अपने यहाँ शादी ब्याह कितना खर्चा करते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए फूक देते हैं, और जब 20-25 दिन बाद जब वो टेंट वाला पेमेंट लेने आता है, पिताजी को अपने नागपुर गए हुए हैं, आएंगे तो आपको हिसाब करते हैं, तो अपने भी यही करो, चाइना से ढेर सारा माल मंगा लो, और जैसे ही वो बोले पेमेंट, मोदी जी तो अभी अमेरिका गए हुए हैं, आएंगे तो फिर आपका हिसाब करते हैं। अरे जीवन में टेक्निक लगाओ, हकीकत करे और सब टेक्निक से काम होता है। अरे भारत चीन पाकिस्तान में माथा पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर के रहने वाले खत्म नहीं हो रहे अपने से, सही कह रहा हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी के भेजे में अपने कुछ समस्या फंसी पड़ी, इधर बैठे इनकी समस्या, इधर बैठे इनकी समस्या, पीछे से आ रहे इनकी अलग समस्या, माइक पे अलग समस्या, मेरे खुद की अलग समस्या, वो सबके समस्या एक जैसी है पूरे हिंदुस्तान में। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, मेरे फूफा जी आ गए, गट्टू की शादी में जाना, फोटो उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी की पीलिया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, थोड़ा 10 रुपये फेर होगा जा रहा, सुबह घर भी आएंगे, गट्टू के मौसम में कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज भी देनी, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें खड़ी जा रही है, गर्लफ्रेंड शादी का मोबाइल भी देनी। गालियां को खोला जरा, एक दर्शन गाली बजा जरा, यही कमीशन बिगेर माइक के बोल देता, वास्तव माइक भी मिला कर रखे, हकीकत में माइक मिला बहुत बढ़िया, माइक अपने खुद की समस्या खत्म नहीं हो रही। मैं हकीकत में अभी थोड़े एक बात बोलता हूँ, पीछे देख के लोगों की मस्ती देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और भारत चीन पाकिस्तान के अपने घर के रानी वाले खत्म नहीं हो रहे। बेटा अगर नालायक हो तो दिल्ली में मां परेशान, और बेटा ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान। आदमी ज्यादा समझ जाए, घर की मतलब पूरा खत्म नहीं हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले भी मैं कवि सम्मेलन में था, वो मेला चल रहा, मेले में वजन मशीन में वजन तुलवाया, वो मशीन बोली कि 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी ने कहा कि कल की बात कर आज ही सुन लो। उनके क्या हुआ, बोले गैस की टंकी खत्म हो गई। अपने घर में गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या को कैसे ले आ सकते हैं। ठीक है, मेरे को हमेशा कहते हैं तो बहुत अच्छा कारोबार करता है, तेरा पासपोर्ट बनवा लो तो कभी भी विदेश जाना पड़ सकता है, तेरा पासपोर्ट बनवा लो तो कभी भी विदेश जाना पड़ सकता है। अब इनको कौन समझाया, मेरे आधार कार्ड में वादे पकड़े हुए, वो फोटो खींच के मैं आज तक नहीं आया मेरा आधार कार्ड देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया कई जगह कभी सम्मेलन कर चुका हूँ। मेरे तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता, सुबह नींद खुल गई मेरी। आदमी समस्या कैसे अपने खुद की समस्या खत्म कर लेगी। और यहाँ जितने भी लोग बैठे, पीछे तक के लोग बैठे, जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग आ रहे हैं इनको भी आप बिठा दीजिए, भाई साहब बिल्कुल, हाँ यही चल रहा है सम्मेलन, आ जाइए, हाँ यही चल रहा है, बढ़िया बिठा। अच्छा ये चिप्स भी साथ में लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया, डिमांड पर आई है चिप्स किसी ना, माइक सेट नहीं हो रहा और आपको चिप्स खाने की पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब डिग्री हमको सब हाथ में, हम यहाँ भूखे तरह से बैठे हैं, आप चिप्स खा रहे, माइक भी देते हमको, इसमें सही नहीं लग रहा, बताओ ये बच्चे की तरह सुन रहे हैं, बच्चे की तरह सुन रहे हैं, सुनना यार खड़ा हुआ है, बढ़िया बढ़िया। देखो ये इसको कहते हैं सेटिंग, बहुत बढ़िया। बच्चे के हाथ में दे दीजिए, बेटा कभी किसी को देकर आ जाए, इच्छा तो पकड़ लिया। भाई साहब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये आदमी नरेंद्र मोदी बनेगा एक दिन। अगला घूम फिर के देखे कुछ भी नहीं चाहिए, 15 लाख वाला आदमी है,
बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बच्चे के लिए बजाए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रणाम करना मैं वो बात बता रहा था, जीवन में ज्यादा समस्या आ जाए बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। अपन लोगों की गलत आदत पड़ी हुई, सुबह से लेकर शाम तक भगवान को याद करते रहते हैं, हे भगवान मेरे ये नहीं हो गया, हे भगवान मेरे वो नहीं हो गया। बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान को याद कर लिया तो आप बार बार किसी को याद करोगे तो एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा आपको। ये बात मैंने क्यों बताई, मस्ती लेना पीछे तक के लोग, आवाज आ रही बढ़िया, पीछे तक के लोग मस्ती लेना, ये बात मैंने क्यों बताई। बार बार किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, वरना एक बार लोग की आके आपको छेड़ देता है। पिछले 3 साल से चिल्ला रहे थे विपक्ष वाले, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, मोदी जी विदेशों में घूम रहे, मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे। तो मोदी जी देश में आए और नोट बंद कर दिए, और बोला उनको विदेश से, इससे तो बाहर घूम रहे। मेरे यहाँ तो नोट बंद हुए, मेरे मंदसौर शहर में नोट बंद हुए, एटीएम की वजह से एक लड़का एक लड़की को लेके भाग गया, एटीएम की कतार में से एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। तो मैं क्या, लड़के का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, जरा चेक तो करूं। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, लड़के का नाम क्या था, लड़की का, मैं चेक तो करूं कौन था लड़का लड़की। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा, लोकल चैनल होता है ना अपने आप, एक तो लोकल चैनल होता है, बड़ा चैनल होता है। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, उससे पहले आज तक चैनल चल गया, और आज तक चैनल में मोदी जी का भाषण आ रहा। बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। मैंने कहा मोदी जी, जो लड़का लड़की को लेकर भागा है उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता है। समस्या है ना जीवन में, अपन लोग कई समस्या, लेकिन साहब बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर एक बार जरा हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में, रुको बात तो सुनो मेरे भाई साहब, बड़े नहीं बजा रहे तो तुम्हारे सर्टिफिकेट तक कान मीडिया बजा रहे तो बीच में बजा रहे। प्रणाम करना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं करीब 17-18वां का सम्मेलन होगा मेरा लगातार, पर जितना बढ़िया गोंदिया के लोगों ने आज सुना है उतना पूरा हिंदुस्तान में कहीं के भी लोगों ने सुना। प्रणाम करना चाहता हूँ। हाँ, इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी, ये बात मैंने कल नागपुर में भी कही थी, ऐसा सब कर लिया था। लेकिन हकीकत कह रहा हूँ, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ बोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। बड़े बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठे हैं, इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक पौधे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टिक्की से बलाव को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा तो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। मतलब जीवन की भागादौड़ी में कोई चैन से नहीं सो रहा, किसे मेरी दौलत तो नाम के लिए रो रहा, और किससे मेरी शोहरत तो काम के लिए रो रहा। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे, पर काम किसी का ही नहीं हो रहा, वो सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज भाग के गए थे, 1,21 करोड़ हो गए, बोल रहा काम नहीं हो रहा। मैं उस पर भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहा है, कोई बाबा जी कह रहे 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 8 बच्चे पैदा करो। जिस बेचारे को करना उससे पहले पूछ रहे तेरी कैपेसिटी कितनी है। और मैं कह रहा हूँ कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, तालियां बड़ी बड़ी देखना चाहता हूँ इस बार कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, होकर की भीड़ इस देश में मत भरो, और 10 निकम में पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप के बराबर। नहीं कर रहा दुख तो इसी बात का कि समय में कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी की भिखारी की तरह व्हाट्सएप हो रहा है। हिंदुस्तान में भिखारी तक की किस्मत बदल गई। सही कह रहा हूं, मेरे घर के बाहर एक भिखारी भीख मांग गया था, मैंने 10 की नोट दे दी, 3 दिन तक मेरे घर के बाहर पड़ा रहा, क्योंकि जाता क्यों नहीं है। बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतनी अजब से मोबाइल आए आदमी के, हर मतलब छोटे छोटे बच्चों तक को ध्यान है कि मोबाइल के कौन से फोल्डर में चीज देखी, क्या चीज पड़ी, वो कब देखनी है अपने को। सही कह रहा हूं, मेरा 10 साल के लड़के को मोबाइल है थोड़े दिन पहले, मैंने क्यों रे लेके रख रहा था मोबाइल में, क्यों तेरे पापा को। बोले आप क्या पापा को कहोगे, मोबाइल ही पापा का ही है। इतनी हालत खराब हो गई जब से मोबाइल। और अपने हिंदुस्तान की कंडीशन ये है कि अगर 2 महिला रोड पर लड़ रही हो, मैं कोई अंग्रेज खड़ा हो तो उसके दिमाग में
भाई साहब ये लकड़ी से की जमा चुभेगी मिलकर तू सो रही है क्या? तू सो रहा हो तो गाली बिछवा दूं? फिर जिसके जाना वो चुपचाप पड़ा हुआ, तू क्यों इनको बेजमारी कर रहा है? बोले हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझ रहा, दूसरों को भी उलझ रहा। अभी एकता बन गया, मेरा एक वीडियो काफी वायरल हुआ, मैं सुना था। मैं अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद इसलिए गया कि सासू में एडमिट थे, तो मैं उनके हालचाल, ये सब टेक्निक होती है और कुछ भी नहीं होता है हमारे पास ऐसी कई टेक्निक है। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहाँ सहेलियों की बाड़ी में घूम रहा था, अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो कुत्ता अंग्रेज, कुत्ते को अंग्रेजी में भगा रहा, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। वो कुत्ता भी समझ देगा कि मेरे को क्या लिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में क्या, मैंने भाई साहब हिंदुस्तान में आपको कुत्ते को ऐसे नहीं भगा, तो टेक्निक लगानी पड़ती है। बोले व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा घोड़। भाग गया कुत्ता। अपने को कम टेक्निक, महिलाएं बैठी हुई इतनी सारी, इनको कोई कम टेक्निक आती है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर किससे जाओ, मेरा जी घबरा गया। ना अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए। मतलब मेरा दावा है अगर कोई मजा है ना वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा हूं, मजा लेना। अगली बात में मस्त बात बताता हूँ। मेरे पास में कोई शांत हो गया, पीछे पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के, तो 3 महिलाएं टेक्निक से बातें कर रही, रो रो के बातें कर रही, मालूम नहीं पड़ रही, रोने की बातें कर रही। तो पहली वाली बोली दूसरी वाली से, बोले दीदी उनके फोन लगा दो, मेरा फोन से उनके फोन नहीं लगा दीदी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर फंसाया, बोले भाई ने मजे तो आप लेना ताली बजा के। तो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे चीरो ना करो ना राजस्थान किसी में। ढंग से बजाओ जरा। और मैं वैसे अपने देश में नहीं है, मैं आपको एक बात बता के फिर अपने समस्या का हल करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर हमें दादा तक भी पहुंचना है। प्रणाम करने में अभी अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद इसलिए गया कि मेरे सासू जी में एडमिट थे, तो मैं उनका हालचाल जानने के लिए गया। तो मेरे सासू जी मेरे को नमकीन खाने की इच्छा हो रही थी। मैंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। मैं हॉस्पिटल से नीचे उतरा, मैंने गेट कीपर से पूछा, उनका भाई साहब ये नमकीन की दुकान में है? उसने कहा एक काम करो, मोबाइल नंबर लो, इस पे फोन लगा देना, नमकीन वाला ये नमकीन लेके आ जाएगा। आज भी खुद भी उलझ रहा हूँ, दूसरों को भी उलझा रहा। मैंने उस पर फोन लगाया, उसकी कैसेट चल रही हुई, कर्नाटक स्वीट्स एंड नमकीन पर आपका स्वागत है, हिंदी के लिए 1 नंबर दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। मैंने 1 नंबर दबाया तो फिर मैं कैसेट शुरू, बोले झूठ उठेगा तब और नाच उठेगा मन। जब आप हो गए कर्नाटक स्वीट्स के संग, उत्पाद की जानकारी के लिए 1 नंबर दबाइए, हलवाई से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए, पिछले लेनदेन की जानकारी के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में ऑफिस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया, फिर मैं कैसेट शुरू, बोले नमकीन की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है, सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, गाठिए के लिए 2 नंबर दबाइए, मिक्सर के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में ऑफिस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया, फिर मैं कैसेट शुरू, बोले सेव की विस्तृत श्रृंखला में आपका स्वागत है, लोग की सेव के लिए 1 नंबर दबाइए, फीकी सेव के लिए 2 नंबर दबाइए, चरखी सेव के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में ऑफिस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। मैंने फिर 1 नंबर दबाया, फिर मैं कैसेट शुरू, मेरे लोगों की सेव की विशेष पैकिंग में आपका स्वागत है, 50 ग्राम के लिए 1 नंबर दबाइए, 50 किलो के लिए 2 नंबर दबाइए, 50 कुंटल के लिए 3 नंबर दबाइए, पिछले मेनू में ऑफिस जाने के लिए 5 नंबर दबाइए। अब यहाँ में चुप गया, मेरे से 50 कुंटल का बटन दब गया। तो मैंने फोन काट दिया, मेरे सेव सासू जी को खाने की, पूरे खानदान को खिलानी है, तो मजा तो आप लेना ताली बजा के। फोन सामने वाले का आया, बोला भाई साहब अभी अभी किसी ने इस नंबर से 50 कुंटल सेव करी है। उनके किसने करी? बोले नंबर यही था। उनके देखो ऐसा है, ये फोन मैंने 15 भाई चलाते हैं, आपको किससे बात करनी? बोले जिसने अभी फोन लगाया तो उससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका बिल्कुल सुन, हीरालाल से बात करने के लिए 1 नंबर दबाइए, से बात करने के लिए 2 नंबर दबाइए,